हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है 21 और ये आपके सीटेट पेपर 1 के लिए ये क्लास है आपकी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रजत ने अपने दोस्त से कहा, मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। मैं कपकपी, बुखार और सिर दर्द के चक्र से गुजरता हूँ और अंत में पसीना आता है। मेरे रक्त परीक्षण के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी है। रजत इससे पीड़ित हो सकता है। तो अब आपको बताना है कि रजत को क्या दिक्कत है। पहला ऑप्शन है मियादी बुखार, दूसरा ऑप्शन है अतिसार, तीसरा है हैजा, फोर्थ ऑप्शन है आपका मलेरिया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। रजत को क्या है? रजत को मलेरिया है। और मलेरिया की जो दवा है वो किससे बनती है? सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती है कि चुप हो जाओ, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, रूपल की दादी से बात करेंगे और उन्हें ऐसा कहने से मना करेंगे। नहीं, पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? रूपल से बात करके समझाएंगे कि उसकी दादी झूठ कह रही है। नहीं, हमें बच्चे से इस तरीके की बात भी नहीं करनी है। सी ऑप्शन क्या है? रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि कोई बाबा वहां नहीं है। तो ये भी गलत है आपका। फोर्थ ऑप्शन क्या है? रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि हम बच्चे को क्या कहेंगे कि आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो और इसकी जांच करो कि जो आपकी दादी कह रही हैं वो मतलब सही है, वहां कोई बाबा है या नहीं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चा जब खुद सूचना का संकलन करेगा और तथ्य की जांच करेगा, है ना, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित होते हैं? पहला निमोनिया, दूसरा है डेंगू, तीसरा खसरा, डी मलेरिया। तो मच्छर से जो रोग होते हैं वो कौन सा है? एक तो डेंगू और मलेरिया, बी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होता है, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इसका उद्देश्य है, पहला, छात्रों को घर में व्यस्त रखना, दूसरा, छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पर है। सी ऑप्शन है, पक्षियों की जातियों और खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। डी ऑप्शन है, जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बिठाना। तो आप बताइए इसमें से करेक्ट क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका कहता है कि बच्चों को व्यस्त रखना। तो जो हम होमवर्क देते हैं बच्चों को, उसका ये उद्देश्य तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम बच्चों को व्यस्त करें। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। उन पक्षियों के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना जो कि लुप्त हो रहे हैं। तो क्या बताइए, जो पक्षी लुप्त हो रहे हैं क्या वही पक्षी बच्चों की छत पे आएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। सी ऑप्शन क्या कहता है? पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। डी भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है। जो पक्षियों के पंख होते हैं उसके दोनों ओर का जो मुलायम भाग होता है उसको बार्ब कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? चील, गिद्ध, कौवा, मैना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाता है और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? पहला, विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो, अभिकलित्र। बी ऑप्शन है आपका बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता। सी ऑप्शन है विश्वविद्यालय
अपशिष्ट सामग्री, माता पिता, ऑफिस। डी ऑप्शन है आपका मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन, गीत, रेडियो। तो इसमें से सामुदायिक संसाधनों का उदाहरण कौन सा है आपका? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता या फिर नाई, ये किस में आते हैं बेटा? सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण है ये। एक होता है आपका संस्थानीय संसाधन, उसमें क्या क्या आता है आपका? बैंक, हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय, है ना। प्रकृति में जो संसाधन होते हैं उसमें क्या क्या आता है? नदी, है ना, वन, तालाब। मीडिया संसाधन में क्या आता है आपका? समाचार पत्र हो गया आपका, टीवी, रेडियो, है ना। प्रौद्योगिकी संसाधन में क्या आता है? मोबाइल, कैमरा, है ना। और एक होता है मानव निर्मित संसाधन, उसमें क्या आता है? पेन, कुर्सी, है ना। ये सब किसमें आते हैं? मानव निर्मित संसाधन में। तो आपका सामुदायिक संसाधन के उदाहरण कौन से हैं? बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक और माता पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहां खोजा गया? तेल का कुआं सबसे पहले असम में कहां खोजा गया? तो आपको बताना है इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। डिगबोई, रुद्रसागर। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें से डिगबोई, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग झोपड़ियों के फर्श और दीवारों के लेपन के लिए क्यों किया जाता है? पहला, उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए। बी ऑप्शन है उन्हें रुख बनाकर घर्षण को बढ़ाने के लिए। सी ऑप्शन है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। डी ऑप्शन है कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो जो घरों में गोबर से लिपाई की जाती है वो किस लिए की जाती है? ताकि कीड़ों को दूर रखा जा सके। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। पहला ऑप्शन, अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनवाकर उसका उपयोग करना। बी ऑप्शन होगा भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जा सकता है। सी ऑप्शन है आपका विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना। डी ऑप्शन है अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। तो अब आप बताइए कि जब बच्चे को भोजन का संरक्षण का शिक्षण टीचर दे रही तो इनमें से सबसे अच्छी युक्ति क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा कि बच्चों को क्षेत्रीय भ्रमण का बच्चों के लिए आयोजन करना। जब बच्चा खुद जाएगा और देखेगा कि लोग कैसे कैसे भोजन का संरक्षण करते हैं, कौन कौन सी विधियां करते हैं, जब वो उनको खुद देखेगा तो ये उसके लिए सबसे अच्छा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है, जहां बच्चा खुद से इन्वॉल्व होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आबू धाबी के विषय में सही कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन, यह एक रेगिस्तानी इलाके में है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन है आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आबू धाबी की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, आबू धाबी की जो मुद्रा को दिनार कहते हैं, ये गलत है। आबू धाबी की मुद्रा को दिरहम कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ए, बी एंड सी आपका करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। पहला ऑप्शन परिभाषाएं और जानकारी है, दूसरा ऑप्शन रटकर सीखना, तीसरा अवधारणाओं का विवरण, फोर्थ विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था कि जहां बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है, जब बच्चा खुद से करता है ना, तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर, यही आपका क्या होगा, एक वास्तविक चुनौती के रूप में आप इसे देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है, कि जब बच्चा खुद से करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? पहला उत्तराखंड, उत्तराखंड तो देखते ही आप काट देना, उत्तराखंड और राजस्थान नहीं हो सकता है ना, उत्तराखंड तो नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश भी नहीं हो सकता, मैप की नॉलेज तो आप सबको है ना। तो क्या होगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिनी ने अध्यापक से पूछा पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं होते? तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन
अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। मतलब टीचर बच्चों से ये कह दे कि जब आप बड़ी क्लास में चले जाओगे तब आप इसके बारे में सीखोगे, तो नहीं, ये भी गलत है, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण है। नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, अध्यापक को विद्यार्थियों के तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए। ये ऑप्शन आपका ठीक होता है कि आप बच्चे से ही कहेंगे कि बच्चों आप खुद सोचो कि इसके तने जो है, तना गोल आकार का क्यों होता है। अब आपने बच्चे को ही इन्वॉल्व कर लिया, अब बच्चा खुद एक्टिव रहेगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी क्या है, अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने के लिए ले जाना चाहिए और विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। जहां भी फील्ड ट्रिप की बात हो, वो ऑप्शन आपका हमेशा ही करेक्ट होता है। अब आप बच्चों को भ्रमण पे ले जाएं और बच्चों को बाग में ले जाए और उनसे क्या कहें, अब आप खुद देखो कि पौधे के तने का आकार कैसा है। तो सी और डी आपका करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेल्क्रो का उपयोग कई चीजों को एक साथ चिपकाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको वेल्क्रो बनाने की प्रेरणा प्रकृति से मिली? तो आप बताइए इसमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा। जॉर्ज मेस्ट्रल, जॉर्ज मेस्ट्रल को प्रकृति से वेल्क्रो बनाने की प्रेरणा मिली। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।